यही रचना था। क्या लिखते हैं कि जमाने भर का कोई इस कदर अपना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था तू खिलता था और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ अजल तू बीच में क्या है, फकत ए नाम है या नाम भी धोखा हो जाए, या नाम भी धोखा हो जाए। शमशेर सिंह बहादुर लिखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के लिए। तो इन चैप्टर को इन पाठ का प्रश्न उत्तर आज हम सब पढ़ने वाले हैं। जो सबसे हम सब पढ़ने वाले हैं पाठ 9, जिस पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, जिनके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इससे पहले वाले चैप्टर के जो चैप्टर है जिसका नाम उषा है, उनके रचनाकार कौन है? शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह बहादुर गजानन माधव मुक्तिबोध के लिए 4 लाइन पेश करते हैं। लिखते क्या है, गौर फरमाइएगा कि जमाने भर का कोई इस कदर अपना हो जाए, जमाने भर का कोई इस कदर अपना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था तू खिलता था और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ अजल तू बीच में क्या है, फकत ए नाम है या नाम भी धोखा हो जाए। वाह जिया राजा कौन? शमशेर सिंह बहादुर लिखते हैं किनके लिए? गजानन माधव मुक्तिबोध के लिए। देखिए ये जो लिखे थे इनका लिखा हुआ यही रचना था। क्या लिखते हैं कि जमाने भर का कोई इस कदर अपना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था तू खिलता था और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ अजल तू बीच में क्या है, फकत ए नाम है या नाम भी धोखा हो जाए, या नाम भी धोखा हो जाए। शमशेर सिंह बहादुर लिखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के लिए। तो इन चैप्टर को इन पाठ का प्रश्न उत्तर आज हम सब पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहले इन पाठ का अर्थ समझ लेते हैं कि जन 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 का चेहरा एक, जन मतलब जनता, जन जनता हम सब, जन जन का चेहरा, प्रत्येक लोगों का जो चेहरा है ना, मतलब जो रूप है, जो उसका दशा है, जो इसकी स्थिति है, वो सब का एक ही समान है। सब कोई संघर्षशील, जितना भी कमाने वाले व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, सब संघर्षशील है, लेकिन वो कष्ट में पड़ा हुआ है। उन कष्टदायी व्यक्तियों के बारे में चैप्टर को लिखा गया है, जिनका प्रश्न हम सब आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले कि पाठ 9, जिस पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक, जिनके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने कि जन जन का चेहरा एक, मतलब जन जन का चेहरा, प्रत्येक लोगों का दुख एक एक दुख है कि वो संघर्षशील है, मेहनत करने वाला है, पर उस सबको अपना ही हक उन्हें नहीं मिलता है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा प्यारों कि जन जन का चेहरा एक से कवि का यही तात्पर्य है कि चाहे जनता किसी भी देश में निवास करता हो, चाहे जनता किसी भी देश में निवास करता हो, उसमें बदलाव नहीं होता है। भाई जनता अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, चीन हो, देश के किसी भी कोने में हो, जो जनता है ना, देश के किसी भी कोने में अगर निवास करता है, रहता है, काम करता है, उसमें बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। हर पूंजीपति वर्ग गरीब जनता का शोषण करता है। जितने भी पूंजीपति वर्ग है, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी मतलब धनिक लोग हैं, वो सब शोषण करता है। किस पे? हम गरीबों पे, गरीब लोगों पे शोषण करता है। इसीलिए लोग कहते, इसीलिए लेखक लिखते हैं कि जन जन का चेहरा एक है, हर लोग का दुख एक एक है कि जितना भी अमीर व्यक्ति है वो क्या करता है, हम सब पर शोषण करता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंधी हुई मुट्ठियों, ये जो मुट्ठी है ना, बंधी हुई मुट्ठियों का मतलब होता है हम सब के ताकत, हमारी एकता, हमारी ताकत हमारे हाथों में है। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? तो आप उत्तर देख पा रहे होंगे कि बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य से कवि जनता की ताकत को दिखाना चाहता है कि बांधो मुट्ठी और खाओ कसम, जय जवान तो जय किसान। ऐसे करते हैं ना, मतलब इसमें हम एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे मुट्ठियों के साथ हिम्मत दो,
हमको जैसे हम गरीबों का लीडर है तो हम करें कि तुम सब हिम्मत दो, बांधो मुट्ठी और खाओ कसम कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, भ्रष्टाचारों के प्रति आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, पूंजीपतियों से नहीं डरेंगे, जो मेरा हक है वो लेकर रहेंगे। बांधो मुट्ठी, तो मुट्ठी बांधने का अर्थ है क्या है? अपनी ताकत को दिखाना है। लिखते कि बंधु ही मुट्ठियों का लक्ष्य से कभी जनता की ताकत को दिखाना चाहता है। बंधु ही मुट्ठियों के लक्ष्य कभी जनता की ताकत को दिखाना चाहते हैं, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में प्रत्येक काम को अपने अनुकूल कर सकता है। चाहे कैसा भी स्थिति हो, वे वे हर कामों को कर देते हैं। जो गरीब जनता है, कमाने वाले लोग हैं, उसमें सबसे बड़ी बड़पन की बात पता है आपका क्या है? कि वे किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में चाहे क्यों ना हो, वो काम को अपने अनुसार कर ही देते हैं, समाप्त कर ही देते हैं। एक बात याद रखना, दुनिया का जितना भी मुश्किल से मुश्किल काम है प्यारो, वो सब करता कौन है? दुनिया का कोई मजदूर ही करता है। इसीलिए कोई भी काम हो वे बारह नहीं है मेहनत करने वालों के लिए, संघर्षशील व्यक्तियों के लिए। तो 1 नंबर का जो सबसे पहले 1 और 2 का जो स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, 1 और 2 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? कवि ने सितारा देखो पर कहा किसे जा रहा है? हम सीधे बात करें कि सितारा, पर सितारा किसे कहा जा रहा है? तो कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? कवि ने सबसे पहले सितारा किसे कहा है? ये सितारा मतलब सितारा कह के किस ओर इशारा करना चाहता है? तो उत्तर सुनिए, यहाँ उत्तर दिया जा रहा है कि कवि ने जनता को सितारा कहा है। ये बात मत भूलना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी कवि ने जनता को सितारा कहा। जनता कौन? हम सब जो कमाने वाले लोग हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कवि ने जनता को सितारे कहा है, और ये सितारे जो चाहे, और ये जो सितारे है, जो चाहे वह कर सकता है, जो चाहे बदल सकता है। इसलिए कवि ने सितारे को भयानक कहा है। कितनी जबरदस्त लाइन है, कितनी गजब का उत्तर है कि कवि ने जनता को सितारे कहा है, और ये सितारे चाहे जो वे कर सकता है, जो चाहे बदल सकता है। इसलिए कवि ने सितारे को भयानक कहा है। इसी में एक और क्वेश्चन है कि सितारे का इशारा किस ओर है? उत्तर है प्यारो, कवि ने सितारे का इशारा जनता की ओर किया है। कवि ने सितारों की इशारा किसको ओर किया है? जनता की ओर किया। आकाश में अनगिनत सितारे हैं, उसी प्रकार हमारे देश में क्या, दुनिया का, हमारे देश में भी अनगिनत क्या है? अनगिनत जो है वे जो गरीब लोग हैं, मेहनत करके, मजदूरी करके अपने घर चलाने वाले गरीब जनता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि नदियों की वेदना का क्या कारण है? हमारे देश में हर किसी को देवी और देव का प्रमाण मिला है। देवी और देव को हम सब ने माना है। तो हमारी नदियाँ जो है उसको भी मैंने गंगा मैया माना है। तो नदियों की वेदना का क्या कारण? वेदना मतलब रोने का क्या कारण है? नदियों के दुखों का क्या कारण है? वेदना मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, ये सब वेदना का पर्यायवाची हो जाता है मेरे प्यारो। तो देखते हैं कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदियाँ निर्मल और स्वच्छ धारा प्रवाहित करती है। जो भी नदियाँ हैं वे निर्मल और स्वच्छ धारा को प्रवाहित करती हैं, लेकिन देश की गरीब जनता, किसान उसके बाद कष्टमयी जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसके कारण नदियाँ भी उदास हैं। जिसके कारण नदियाँ क्या हैं? उदास हैं, वेदना कर रही है, अर्थात रो रही है। ठीक है, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में अर्थ स्पष्ट करना है। और जब ये पूछता है तो 1, 2, 3 नंबर का नहीं पूछता, ये सिर्फ 5 नंबर का पूछता है। याद रखना, ये पूछेगा तो 5 नंबर में कि आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जनता जन का मित्र एक। करे कि अर्थ स्पष्ट करे। आशामयी मतलब आशा से भरा पड़ा, मुझे आशा है कि मेरा ये काम हो जाएगा, आशा रखना मतलब भरोसा करना। आशामयी लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। कहते हैं कि जब रात होती है तो हम उदास होकर हर लोग सो जाते हैं कि रात हो गई, सो जाते हैं।
आज काम नहीं होगी, थोड़ा सा उदासी आती है दिल में कि आज रात हो गई, आज काम नहीं होगी। लेकिन जब ही सुबह होता है, जब किरण निकलता है तो एक नया उम्मीद जगता है। प्रतिदिन सूरज निकलने का मतलब एक नया उम्मीद जगना है कि आज सुबह हो गई, मैं यह काम कर लूँगा। ठीक है, तक इसीलिए इसे आशामयी किरण कहा जाता है। सुबह की किरण को ये आशा से भरा पड़ा होता है। तो कहा जा रहा है कि आशामयी लाल किरणों से अंधकार चिरतस्य मित्र का स्वर्ग जन जन का मित्र के अर्थ स्पष्ट करे। उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 की जन जन का चेहरा एक कविता से संकलित है, जिनके रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध है। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से गरीब जनता की एकता का जिक्र करते हुए, गरीब जनता सभी जनता अब एक हो गया है, गरीब जनता की एकता का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब जन जन का मित्र हो जाएगा, मतलब जब जन जन मित्र हो जाएगा, हर लोग एक दूसरे का दोस्त बन जाएगा, मित्र हो जाएगा, आवाज़ उठाने में सबसे बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि अकेला चाना भार नहीं फोड़ता। सुने हुए का जब परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है समाज में, तो हमको एक ग्रुप जुट होना पड़ता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब जन जन का मित्र हो जाएगा, तब वह किसी भी देश में हो तो उसे लगेगा कि स्वर्ग में है, सुख चैन के जीवन जी रहे हैं। उनको सिर्फ एक क्या देख पा रहे, आशा से अंधकार को चीरते हुए लाल किरण निकल जाना है। यह क्वेश्चन भी पूछेगा तो 5 नंबर का, जिससे आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं वो मार सकते हैं। अब आते हैं 5 के ख नंबर क्वेश्चन में। 5 के ख नंबर क्वेश्चन है। ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। अरे दुनिया का कोई भी देश हो, हम सभी और हिंदुस्तान है, क्योंकि सब भारत एक ऐसा देश है जहाँ के रहने वाले प्रत्येक जन दुनिया का हर कोना कोना में निवास करता है। तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ हिंदुस्तान मानेंगे, सीधी सी बात है, बात खत्म हुई। कि इसीलिए कह रहे हैं कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न निवास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। तो आइए उत्तर देखते हैं। आलोच्य पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 की जन जन का चेहरा एक कविता से संकलित है, जिनके रचनाकार 20वीं सदी के प्रथम कवि, चिंतक, आलोचक, कथाकार गजानन माधव मुक्ति बोध है। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से गरीब जनता मजदूर का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि चाहे जनता एशिया, यूरोप और अमेरिका के अलग अलग जगहों पर निवास करने वाली क्यों ना हो, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान है और सभी और हिंदुस्तान है। ये भी अर्थ स्पष्ट करें, पूछता है तो 5 नंबर में स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप मार सकते हैं लिखने के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए, आप सबके सामने 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा प्यारो, आप सब देखिए कि दानव दुरात्मा से कवि का यही का अभिप्राय है कि हर जनता महादेशीय बंधनों से बंधन नहीं होता, सभी और मानवीय मूल्य का सम्मान होता है, फेरे की कोई गुंजाइश नहीं होती है, हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर आप देख पा रहे होंगे कि दानव दुरात्मा से कवि का यही अभिप्राय है कि हर जनता महादेशीय बंधनों से बंधा नहीं होता, सभी और मानवीय मूल्य का समान होता है, हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ज्वाला कहाँ से उठ रही है? ज्वाला मीन्स आग, ज्वाला मीन्स आग। ज्वाला कहाँ से उठ रही है? कवि ने इसे अति क्रोध मतलब खूब ज्यादा गुस्सा वाला क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा प्रत्येक जन की एकता से ज्वाला उठती है। जब हर लोग, हर गरीब मजदूर, शोषित लोग जब एक हो जाता है ना, वहीं पे मानो ज्वाला उठती है, आग उठता है। ठीक है, कि प्रत्येक जन की एकता से ज्वाला उठती है। कवि ने इसे अति क्रुद्ध इसलिए कहा है कि प्रत्येक जनता कठिनाई सहने के बाद अति क्रुद्ध हुआ है। ठीक है,
7 नंबर क्वेश्चन के बाद हम सब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। समूची मतलब ये सिर्फ हमारे भारत देश की बात नहीं हो रही है कि हमारे भारत देश की जनता को दबाया जाता है, मजदूरी करने के बावजूद उसे ज़्यादा काम करवा के कम रुपये दिए जाता है, अर्थात शोषण किया जाता है। सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, दुनिया के हर देश की अधिकांशतः यह समस्याएं हैं। तो करे कि समुचित दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। तो जहाँ जहाँ ऐसा होगा वहाँ वहाँ जन अब युद्ध करेगा। लेखक भड़कीले बात लिखते हैं कि जहाँ जहाँ गरीबों का शोषण होगा, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी पूर्व हो, कोई भी शहर हो, कोई भी महादेश हो, कोई भी ऐसा हो, उससे हमको मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ गरीबों पर शोषण होगा वहाँ वहाँ उसका क्या होगा, वहाँ वहाँ उसका युद्ध होगा पूंजीपति वर्गों के तहत। हम उसके अब की गई अत्याचारों को सहेंगे नहीं, क्योंकि हम भारत के अब सभी लोग आज़ाद हैं, किसी का गुलाम नहीं है और न ही गुलामी की ज़िंदगी जी सकते हैं, हम आज़ाद हैं। तो कह रहे हैं कि समुचित दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। उत्तर होगा समुचित दुनिया में जन जन का समुचित दुनिया में जन जन का चेहरा एक है। जन जन का चेहरा एक से मतलब ये ना समझो कि हर लोग के मुँहवा एके लिखा हुआ ना रे। इसका उत्तर होगा कि समुचित दुनिया में जन जन का चेहरा एक है, मतलब समुचित दुनिया में हर लोगों की, कमाने वाले लोगों की समस्या एक है। और सब शोषित है, सब परेशान है, सब दुख झेल रहा है, सब कष्ट सह रहा है, पर उसे समय पर पैसा और को भी कम नहीं मिलता और वो भी कम मिलता है। समुचित दुनिया में जन जन का चेहरा एक है, इसलिए समुचित दुनिया में जन जन का युद्ध चल रहा है। बस मजेदार उत्तर था इसका 8 नंबर, आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन यहाँ है कि कविता का केंद्रीय विषय क्या है। हो माय गॉड, इतने बेहतर उत्तर कि कविता का केंद्रीय विषय क्या है। उत्तर होगा कविता का केंद्रीय विषय प्रत्येक जन की एकता एवं ताकत का एहसास कराना है। यह कविता लेखक ने क्यों लिखा, इसका विषय क्या था। लेखक एक को कारण था इसके लिखने का कि प्रत्येक कविता का केंद्रीय विषय प्रत्येक जन की, प्रत्येक लोगों की एकता एवं ताकत का एहसास दिलाना था कि तुम सब में वो दम है जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन सभी को साथ में मिल के रहना होगा, बंधे हुई मुट्ठी बांधना होगा, कसम खाना होगा कि हम साथ हैं। और जो पूंजीपति वर्ग मेरा विरोध कर रहा है उसका समय अब नज़दीक आ गया, हम उसका अत्याचार सहने वालों में से नहीं हैं। ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सब मुट्ठी बांध रहे, मतलब हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, उत्तर होगा कि कविता का केंद्रीय विषय प्रत्येक जन की एकता एवं ताकत का एहसास कराना है, चाहे कोई भी देश हो, प्रांत हो, पूर्व हो, जन जन का चेहरा एक है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने है अब कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा। प्यार का इशारा, प्यार के, और क्रोध का गुस्सा, मतलब क्रोध समझते हैं ना, हम आपको नहीं डरा रहे, बतला रहे। क्रोध, अति क्रोध, क्रोध के दुधारा से क्या तात्पर्य। उत्तर होगा कि प्यार का इशारा प्रत्येक जन की ओर तथा क्रोध का दुधारा प्रत्येक पूंजीपति वर्ग की ओर है। हम कहना चाहते हैं कि गरीब जनता, कमाने वाले, शोषित वर्ग, हम सब प्यार से हम तुम्हारे तरफ देख रहे हैं। हम सब जो जानता हो एक दूसरे से प्यार से देखो, लेकिन जो हम लोग का शोषण कर रहा है ना उसके और क्रोध से देखो, तब वो शांत होगा। आगे है तो 9-10 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले 11 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। इसका उत्तर होगा कि पृथ्वी प्रसार का शासन करने वाले लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है, जिसमें प्रत्येक देश, प्रांत और पूर्व का जन कष्ट सह रहा है। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। यह चैप्टर खत्म हो गया। आप सब अगर बेहतर अंक लाना चाहते हैं, बेहतर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, तो जो आप सब्जेक्टिव देख रहे हैं ना वो कॉपी में प्रश्न लिखने की भी कोशिश करना। जब तक लिखेगा नहीं
तब तक याद होगा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि 2 बेर सुनी हा अब 5 बेर लिखी हा, ठीक है, याद हो जाती है। तो मेरे प्यारों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डेज, इसी समय, इसी वक्त, इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।